निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में दो या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। आइए ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी है, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन सी है, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। ऑप्शन डी है, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज की हमारी क्लास में पॉलिटी से संबंधित दो प्रश्न हैं जिनकी व्याख्या की गई है। आइए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सही है? आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में दो या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी है, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन सी है, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। या ऑप्शन डी है, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। आइए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में यह उल्लिखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसमें एक परंतु जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अतः कथन ए गलत है। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अतः कथन बी गलत है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। अतः कथन सी सही है। अनुच्छेद 239 के तहत विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली एवं पुडुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उपराज्यपाल द्वारा नहीं। अतः कथन डी गलत है। आइए अब हम सर्वप्रथम 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 को देखते हैं। आइए देखते हैं 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956
भारत के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर था, जिसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के साथ 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना और भारत के राजनीतिक मानचित्र को व्यवस्थित करना था। आइए अब हम 7वें संविधान संशोधन अधिनियम की मुख्य बातें देखते हैं, जो निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम 4 स्तरीय वर्गीकरण की समाप्ति। पहले भारतीय राज्यों को का, खा, गा और घा 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। इस संशोधन ने इस जटिल व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया और भारत को केवल 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया। भाषाई आधार पर गठन। मुख्य रूप से फजल अली आयोग की सिफारिशों को मानते हुए भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाओं का निर्धारण किया गया। भाग 7 और अनुच्छेद 238 निरस्त। संशोधन द्वारा संविधान के भाग 7 को हटा दिया गया, जिसमें भाग बी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान थे। राज्यपालों की नियुक्ति। यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। उच्च न्यायालयों का विस्तार। केंद्र शासित प्रदेशों तक उच्च न्यायालयों को क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया। आइए अब हम अनुच्छेद 217 के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। अनुच्छेद 217 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालयों को न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता और उनके कार्यकाल से संबंधित है। यह अनुच्छेद भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए हम इसके मुख्य प्रावधानों को देखते हैं, जो इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम है नियुक्ति। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल और उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। दूसरी है योग्यता। वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उसने कम से कम 10 वर्षों तक भारत के किसी न्यायालय में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, या उसने लगातार कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक न्यायालयों में वकालत की हो। कार्यकाल और सेवानिवृत्ति। उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। पद छोड़ना या हटाना। न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लिखित त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान महाभियोग ही राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है या किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो उसका पद रिक्त हो जाता है। आइए अब हम अनुच्छेद 239 के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं अनुच्छेद 239। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 देश के केंद्र शासित प्रदेशों के
प्रशासन से संबंधित है। यह संविधान के भाग 8 में शामिल है। आइए अब हम अनुच्छेद 239 के मुख्य प्रावधानों को देखते हैं। आइए, प्रावधान इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम, राष्ट्रपति का नियंत्रण। संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून के अभाव में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रशासक की नियुक्ति। राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन चलाने के लिए एक प्रशासक नियुक्त करते हैं। इस प्रशासक को उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त जैसे विभिन्न नामों से भी जाना जा सकता है। राज्यपाल की भूमिका। राष्ट्रपति चाहे तो किसी राज्य के राज्यपाल को भी उसके निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का अतिरिक्त प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में वह राज्यपाल उस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में अपने कार्य अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से करता है। इसके अलावा इसी अनुच्छेद श्रृंखला 239 ए से 239 ए बी के अंतर्गत दिल्ली अनुच्छेद 239 ए और पुडुचेरी अनुच्छेद 239 ए जैसे विशेष केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष प्रावधान और विधानसभाओं के गठन का वर्णन किया गया है। आइए अब हम आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। आइए हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है भारत की आकस्मिक निधि में। ऑप्शन बी है लोक लेखा में। ऑप्शन सी है भारत की संचित निधि में, या ऑप्शन डी है निक्षेप तथा अग्रिम निधि में। इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, भारत की संचित निधि में। आइए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व भारत की संचित निधि में जमा होता है। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 266 खंड 1 में भारत की संचित निधि एवं राज्य की संचित निधि के बारे में उल्लेख किया गया है। आइए हम अनुच्छेद 266(1) के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। अनुच्छेद 266 खंड 1 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1) भारत की संचित निधि से संबंधित है। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों की उस मुख्य तिजोरी या खाते का प्रावधान है जिसमें सरकार को प्राप्त होने वाली सभी राजस्व और लिए गए कर्ज जमा होते हैं। आइए अब हम अनुच्छेद 266 खंड 1 के बारे में प्रावधानों को देखते हैं। इनके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। आइए हम देखते हैं कि अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत भारत की संचित निधि में कहाँ से जो प्राप्त आय होती है वो जमा होती है। देखते हैं, सरकार को प्राप्त सभी प्रकार के कर जैसे आयकर, सीमा कर या जीएसटी आदि। दूसरा है सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली और ब्याज। तीसरा है सरकार द्वारा लिए गए नए आंतरिक और बाहरी ऋण अर्थात उधार। सरकार संचित निधि से कहाँ पे पैसा खर्च कर सकती है, खर्च कैसे होते हैं, आइए देखते हैं। सरकार अभी अपने सभी प्रशासनिक और विकासात्मक खर्चे इसी निधि से पूरे करती है। इस खाते में एक भी रुपया
निकालने के लिए सरकार को संसद या राज्य विधानमंडल की पूर्व स्वीकृति बजट पास करके लेनी अनिवार्य होती है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तथा अगर आप मुझसे मेरे अन्य सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा पेज का लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।